Welcome friends. Today in this video I am going to start a new series of the basic electrical engineering. Basic electrical engineering क्या है? आज से हम लोग क्या करेंगे, एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में होगा। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फर्स्ट ईयर में, जो कि कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट टू ऑल ब्रांचेज लाइक मैकेनिकल, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आल्सो कंप्यूटर साइंस, सम प्लेसेस आल्सो कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर इसको हमने कुछ चैप्टर में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल चैप्टर वन जो होगा वो हमारा हो जाएगा डीसी सर्किट के बारे में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 क्या हो जाएगा, एसी सर्किट एनालिसिस। ठीक है, उसके चैप्टर 3 में चलेंगे, जैसे मैग्नेटिक सर्किट हो गया, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में होगा। चैप्टर 4 विल बी अबाउट योर ट्रांसफार्मर। चैप्टर 4 विल बी अबाउट योर ट्रांसफार्मर एंड चैप्टर 5 विल बी अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में होगा। एंड चैप्टर 6 विल बी अबाउट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ये सब हमारा चैप्टर होगा। किसका ये पार्ट है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, और ये जो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ये आपको बहुत सारा एग्जामिनेशन है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो या बीपीएससी या एसएससी या गेट या फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होता है कहीं पर, या फिर जेई जूनियर इंजीनियरिंग का, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, ये चैप्टर 1 दैट इज़ डीसी सर्किट। ठीक है, तो डीसी सर्किट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो डीसी सर्किट में इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन। लेकिन डीसी सर्किट में क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा और इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट होगा, दैट इज़ द बेसिक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट क्या क्या है, RLC। उसके बाद देखेंगे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, KCL KVL, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद DC एक्साइटेशन, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, स्टार डेल्टा कन्वर्सन, नेटवर्क थ्योरम, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, RC सर्किट। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, डीसी सर्किट में। ठीक है, और जहाँ तक हो सके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे वेरियस एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द डीसी सर्किट, और वी कैन से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ दिस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, और इसका एप्लीकेशन सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए, जैसे इसका डेफिनेशन से ही देख सकते हो आप, क्या है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। What is this? Electrical energy is convenient and efficient for producing of light। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, लाइट हम लोग के घर में देखते हो, लाइट जलता है, लाइट क्या ग्लो करता है, लाइक बल्ब। ये सब कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है। कॉमा मैकेनिकल एनर्जी का क्या है एग्जांपल, मैकेनिकल एनर्जी जैसे आप देख लो, मोटर जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो क्या होता है, वो रोटेट करता है मोटर का। जैसे फ़ैन ले लो आप, वॉशिंग मशीन ले लो, उसमें भी क्या होता है, वो रोटेट करता है, रोटेशन होता है। रोटेशन एक तरह से क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। शाफ्ट हो गया जहाँ पावर जनरेशन होता है। ठीक है, एंड ये क्या, कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट फॉर
फॉर प्रोड्यूसिंग नहीं है, ये प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, मैकेनिकल एनर्जी एंड इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कन्वीनियंट है और इफ़िशियंट वे है कि क्या चीज़ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, मैकेनिकल एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेस का क्या मतलब हो गया, इंफॉर्मेशन क्या होता है यूजुअली, इंफॉर्मेशन यूजुअली का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या हो गया, जैसे आपका विजुअल हो गया, जैसे आपको मान लीजिए वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उससे जो डाटा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह वीडियो कॉलिंग होता है तो उसमें क्या होता है, डाटा फ्लो होता है, विजुअल डाटा। और ऑडियो सिग्नल जो बात करते हैं हम लोग, वो भी तो ट्रांसमिट हो रहा है ना, ऑडियो सिग्नल हो गया, और कोडेड मैसेज, और क्या है, कोडेड मैसेजेस हैव टू बी प्रोसेस्ड और ट्रांसपोर्टेड बाय द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, उसी के माध्यम से हम लोग विजुअल या ऑडियो सिग्नल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में एक सब स्टेशन को हम लोग कंट्रोल दूसरे जगह से कर सकते हैं भाया एक सिग्नल जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो पावर सिग्नल होता है, अच्छा पावर सिग्नल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सिग्नल कंट्रोल सिग्नल है उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं विथ हाई फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी अलग होता है, जो पावर सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी अलग, और जो हम लोग का कंट्रोल सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी अलग होता है, और सेम वायर से हम लोग उसको ट्रांसमिट करके कंट्रोल करते हैं भाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स एक ही पावर जा रहा है, दैट इज वोल्टेज या करंट, जो सिग्नल जा रहा है, जो वोल्टेज का सिग्नल जा रहा है, मान लीजिए वोल्टेज का सिग्नल इस टाइप का साइनसोइडल है, या करंट का ही सिग्नल साइनसोइडल, इसी के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा कोड होगा या डाटा होगा उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत सारा एप्लीकेशंस है, आप लोग ने देखा ही होगा, घर में देखे होंगे, सब जगह कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आपको दिख ही जाएगा सामने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है कि 3 पार्ट्स है, क्या है ये, एक तो जनरेशन होता है, और एक क्या होता है, जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 स्टेप्स है। क्या है ये, जेनरेशन, ये क्या हो गया जनरेशन, और उसके बाद ये क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, ये यहाँ से हम लोग के घर में आता है, ठीक है, होम, यहाँ से ही हम लोग को कनेक्शन मिलता है, वायर जो होता है, जो इलेक्ट्रिक वायर जो मिलता है। जनरेशन क्या हो गया, ये पावर स्टेशन हो गया, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यहाँ से जनरेट होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन तक आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको तो लाना पड़ेगा। इसको कैसे लाएंगे हम लोग, भाया वायर्स, जो कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर होता है उसका यूज करके हम लोग पावर को जो है ना, एक बहुत दूर जगह से जहाँ पर जनरेट होता है, लाइक हिली एरिया में होता है, कहीं हिली एरिया में क्या होता है, ये हाइड्रल हो गया, जैसे NHPC कंपनी हो गया, NTPC जो थर्मल होता है बहुत दूर में होता है, तो उससे वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं। कहाँ लाते हैं हम, अपने घर के तब कैसे लाते हैं, भाया ट्रांसमिशन लाइन, भाया ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, एक थ्रू वायर के माध्यम से लाते हैं, ठीक है। जनरेशन क्या होता है, जैसे हाइड्रल हो गया, सोर्स जिसको बोलते हैं, सोर्स हो गया ये, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कंज्यूमर हो गए, यहाँ पर क्या हो गया कंज्यूमर्स। इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज होता है, जैसे सर्किट का जो होता है, जो हमारा सर्किट ट्रिप करता है, ठीक है, MCB सब तो छोटा हो गया, वो सब घर में यूज होता है। आइसोलेटर का यूज होता है, सर्किट ब्रेकर का यूज होता है, ट्रांसफार्मर का यूज होता है, जनरेटर का यूज़ तो यहीं सोर्स पे हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का यूज बीच में जहाँ पर वोल्टेज घटाना है बढ़ाना है, इस टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज होता है। आइसोलेटर का क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं। सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, उसको भी
डिस्कनेक्शन करने के लिए। तो ये सब क्या हो गया, ये सब बेसिक हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, उसका ट्रांसमिट कैसे करते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है, ये सब आपको बेसिक है। ये सब थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो ये आइडिया होना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ने से क्या होगा, जो भी आपको सर्किट का एनालिसिस करना है, मान लीजिए कोई घर है उसमें कितना एमसीबी जो लग रहा है वो कितना एम्पियर का होना चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कितना वायर जो है, वायर का कितना थिकनेस वाला वायर यूज करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सही ढंग से सही वायर यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको फायर हो सकता है, घर में आग भी लग सकता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये बेसिक जो है ये आप लोग को आना चाहिए। ये सभी को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि सिंपल, मतलब कि बेसिक यूज के लिए, घर में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसको भी तो कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए टरबाइन रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है टरबाइन के कारण, ये सब जो है ना, ये सब इस सब में होगा, ठीक है। तो इसमें ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में क्या जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, ये सब इन कमिंग सेशन वी विल डिस्कस। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द some words means some parameters। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्क, ये सब क्या है, वो ये सब 12 में भी पढ़े होंगे आप। वर्क क्या होता है, व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या है, वर्क इज़ डन व्हेन एवर, वर्क इज़ डन व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव्स, जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूव्स करेगा इन अ फील्ड ऑफ फोर्स, मतलब कि आप जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके कारण जो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो क्या होता है, वर्क होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। तो फोर्स हो गया। अब मान लीजिए जैसे वर्क डन हम लोग क्या पढ़ते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो आपको वर्क डन निकल जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसे है, इस पर फोर्स इधर लगा रहे हो और ये अगर इधर मूव कर रहा है तो इसका एंगल कितना 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, थीटा 0, तो ये वर्क डन कुछ होगा, ठीक है। दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द वर्क। इस तरह से डेफिनेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये बेसिक पैरामीटर सब हम लोग थोड़ी डिस्कस करेंगे बार बार, ठीक है। उसके बाद होता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज अ कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, क्या है, इज़ द कैपेसिटी, सिंपल डेफिनेशन है, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, ठीक है। वन लाइनर ये सब है पैरामीटर्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क इन सम सेंस इज अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। क्या है, द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, जो प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क है इन सम सेंस इज अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी, मतलब क्या, अगर आप वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि आप एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी आप मास क्या कर रहे हो, हाथ से उठा के ऊपर रख रहे हो कहीं पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, आप जो ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे हो तो वो क्या हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी का डेफिनेशन। नाउ वी विल मूव फॉर द पावर। पावर क्या होगा, पावर एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का भी क्या हो जाएगा, जूल ही हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या होता है, व्हाट इज़ पावर, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं पी से। पावर का यूनिट होता है वाट, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा, मीन्स किसी एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी एक इंस्टेंट पे पावर अगर निकालना है तो उसको इंस्टेंटेनियस पावर करते हैं। ये क्या होगा, सिंपल है, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ वर्क मीन्स dW/dt मीन्स रेट हो गया, ये रेट ऑफ वर्क,
रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका यूनिट क्या होगा, जो वर्क का हो गया जूल, जूल पर सेकेंड, और वाट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाट, ठीक है। और एवरेज पावर क्या हो जाएगा, पावर एवरेज। देखिए ये स्मॉल पी हो गया इंस्टेंटेनियस के लिए, कैपिटल पी हो गया आपको एवरेज, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, ये एवरेज पावर हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय टाइम पीरियड। जितना वर्क होगा डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी का मतलब क्या हो गया, टी क्या है आपका, टी हो गया टाइम, टाइम इन सेकेंड, दैट इज टाइम ड्यूरिंग विच एनर्जी W एनर्जी फ्लोज, एनर्जी या फिर वर्क फ्लोज, ठीक है। जिस टाइम के समय में हमारा एनर्जी फ्लो होता है वो हमारा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। उससे डिवाइड कर देना वर्क को, ठीक है। तो नाउ आप देखिए ये जो एबव इक्वेशन है उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, क्योंकि ये तो डिफ्रेंसिएशन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का, स्मॉल p इंटू डी टी। और ये इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, टाइम का इंटीग्रेशन है, तो टी नॉट से टी नॉट प्लस टी पीरियड के लिए, कैपिटल टी पीरियड। कैपिटल टी पीरियड मतलब क्या है, जब तक आपका वर्क या एनर्जी फ्लो होता है, जिस टाइम पीरियड के लिए आपका एनर्जी फ्लो होता है, उस टाइम पीरियड तक, मीन्स इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम तक आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। तो आपका क्या निकल जाएगा, वर्क डन। ये सब बेसिक है, क्लास 11-12 का भी ये कंसेप्ट है, ये सिंपल। ये आपको मैं फिर से मीन्स क्या बोला जाए, जो आप भूल गए हो या फिर थोड़ा इरेज हो रहे हैं उसको ताज़ा करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए पावर ऑफ एवरेज पावर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, सेम 1/t इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट प्लस कैपिटल टी इंटू पी डी टी। तो एवरेज पावर ये भी है और ये भी है, इस दोनों में अंतर क्या है, देखिए ये जो है ना डी डब्ल्यू बाई डी टी है ना, डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डब्ल्यू इक्वल टू आपका ये होता है। तो इसको अगर पुट कर दोगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगा, समझ गए ना। ये वर्क डन का हो गया, वर्क डन कैसे हो गया, इंटीग्रेट करके इसको आप इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करने से क्या होगा, पी एवरेज क्या हो जाएगा, 1/t इंटीग्रेट कर दोगे टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी पी डी टी, समझ गए। तो ये क्या हो गया, एवरेज पावर। समझ में आया ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ये इसका नोट्स जो है, मीन्स जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका नोट जो है मैं शेयर कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है वन स्टॉप फॉर ऑल, इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हो। नोट्स मतलब क्या, ये जो हैंड रिटेन नोट्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट इज़ वर्क डन। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ द वर्क डन, वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। वर्क डन व्हेन a unit positive charge is moved from a point B in a field मीन्स एक फील्ड में अगर आप कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मूव करते हो फ्रॉम अ बी टू अनदर पॉइंट ए, तो वो क्या हो जाएगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स जो भी वर्क लगेगा आपको बी पॉइंट से ए पॉइंट में किसी भी फील्ड में, इन अ फील्ड में मूव करने में जो आपको वर्क डन या एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज़ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नाउ व्हाट इज़ वर्क डन, व्हाट इज़ करंट। अब देखिए ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मीन्स जिसको हम लोग वोल्टेज भी कभी कभी यूज करते हैं, वोल्टेज जो मेजर करते हैं वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए दो टर्मिनल है,
एक वोल्ट मीटर एक मशीन होता है, उसको हम लोग यहाँ पर एक कनेक्ट करेंगे, एक टर्मिनल यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। एम मीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं। वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। और एम मीटर हो गया, ठीक है। और मल्टीमीटर का भी यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारा पैरामीटर्स मेजर करने, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब मेजर कर सकते हैं ये मल्टीमीटर से। नाउ व्हाट इज़ करंट, करंट क्या होता है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ मतलब क्या हो गया, जो कंडक्ट करता है, जैसे कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। कंडक्टिंग पाथ, अगर कंडक्टर के बारे में जानना है, टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, और क्या होता है ये कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, तो ये सब बेसिक है। तो आप क्लास 12 का जो मेरा लेक्चर है उसमें प्लेलिस्ट होगा इस चैनल पे, आप उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो कंडक्टिंग पाथ क्या होता है, कंडक्टिंग पाथ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एवरेज करंट क्या होता है, दो टाइप का हो जाएगा, फिर से एक एवरेज हो जाएगा और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज करंट क्या हो जाएगा, एवरेज करंट एक पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड, मान लीजिए 1 आवर, मान लीजिए 7 AM से 7 PM के बीच में कितना करंट फ्लो हुआ, तो वो टाइम जो हुआ 1 आवर, वो क्या हो गया, एवरेज टाइम, वो ये टाइम इंटरवल हो गया, या फिर ओवर अ पीरियड, एक पीरियड हो गया, ठीक है। तो करंट ओवर अ पीरियड, करंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा, आई एवरेज क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय, नहीं मीन्स टोटल चार्ज बाय टाइम। सो तो ये क्या एवरेज है, ये क्या है, एवरेज करंट है ना आपका। तो एवरेज करंट क्या होता है, सिंपल चार्ज बाय टाइम, दैट इज़ द एवरेज करंट। और आपको ट्रिक से याद कर सकते हैं, Q इक्वल टू IIT होता था टारगेट, चार्ज इक्वल टू IIT, तो IT याद रखिएगा, IT सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एवरेज करंट हो गया। नाउ इंस्टेंटेनियस क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट पे हम लोग निकालते हैं करंट, इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल i। ये क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ dq बाई dt एट अ टाइम, ठीक है। dq बाई dt कर दोगे तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए करंट के जो है ना दो टाइप हो जाएंगे, करंट का क्या हो गया, दो टाइप। एक तो करंट का हो गया DC करंट होता है और AC करंट होता है, दो चीज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले DC करंट देखेंगे। DC करंट क्या हो गया, ये हो गया आपको डायरेक्ट करंट। ये क्या हो गया, DC करंट का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। तो दो टाइप का करंट हो गया। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, और करंट का यूनिट क्या है, एम्स मतलब एम्पियर, ठीक है। तो DC क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का हो गया सेकेंड, ठीक है। तो कूलम पर सेकेंड बोलो या फिर एम्पियर बोलो, ठीक है। तो डायरेक्ट DC क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, DC करंट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये टाइम है और ये आपका I करंट है, तो इसका क्या हो गया, ये इस टाइप का हो गया। तो ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शन, मीन्स दो डायरेक्शन नहीं हुआ। दो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, दो डायरेक्शन का मतलब हो गया अल्टरनेट नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड, अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड में एक बार प्लस एक बार माइनस, इस टाइप का नहीं हो रहा। और AC का फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज साइक्लिक इन नेचर। क्या होता है किसमें, साइक्लिक इन नेचर साइक्लिक इन नेचर। देखिए साइक्लिक इन नेचर क्या होता है, साइक्लिक इन नेचर विथ करंट फ्लोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन इन हाफ में क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, हाफ द साइकिल। हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड इन निगेटिव डायरेक्शन
एंड इन निगेटिव डायरेक्शन इन द अदर हाफ। अदर हाफ में क्या होगा, एक हाफ में पॉजिटिव होगा तो अदर हाफ में निगेटिव होगा, ठीक है। और इसको हम लोग साइनसोइडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या कोसाइन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये साइन का है तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक बार प्लस है तो एक बार क्या है, माइनस। और ये क्या होगा, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, इस यहाँ पर हुआ टाइम पीरियड पाई हुआ, फिर यहाँ से क्या होगा, रिपीट हो रहा है, मीन्स सेम साइकिल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, साइक्लिक हो गया। साइक्लिक मीन्स बार बार रिपीट हो रहा है एक ही, मीन्स इसका टाइम पीरियड क्या होगा, पाई टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, ये सेम साइकिल में क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मान लीजिए आई ऑफ टी, टाइम के साथ वेरी कर रहा है इसलिए आई एम मैग्नीट्यूड हो गया इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको आई एम कॉस ओमेगा टी भी लिखते हैं, क्योंकि ओमेगा टी जो लिखे हैं ये भी क्या होता है, साइक्लिक नेचर ही होता है, क्योंकि यहाँ के बाद क्या होता है, ये रिपीट होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पाई ही होगा ये टाइम पीरियड, और यहाँ से क्या होता है, रिपीट होता है सेम साइकिल में। तो ये भी क्या हो गया, साइन ओमेगा टी लिख सकते हो या कोस ओमेगा टी हो सकता है। ये साइनोसोइडल मीन्स ये क्या हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया। डायरेक्ट यदि ये एसी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट में ये साइनोसोइडल मैग्नीट्यूड हो गया। हो सकता है आपका स्क्वायर वेव भी हो, जैसे इस टाइप का, ये भी क्या है, ये भी तो आपका अल्टरनेट हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेकिन ये क्या हो गया, स्क्वायर शेप में हो गया, तो ये स्क्वायर वेव हो गया, समझे। तो मीन्स साइनो अल्टरनेटिंग का मतलब हो गया आपका अल्टरनेट हो, डायरेक्शन जो है अल्टरनेट हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो आप देखिए आई एम कोस ओमेगा टी लिखे, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जिसका वैल्यू 2π/t होता है। टी हो गया ये टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए वो बार बार फ्लो ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है साइकिल, ठीक है। तो ये सिंपल अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये सब बेसिक होना चाहिए। डायरेक्ट करंट को कैसे प्रोड्यूस होता है बताइए। डायरेक्ट करंट आपका डीसी जनरेटर में होगा, बैटरी से भी डायरेक्ट करंट आता है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो हमारा घर में जो वायर से जो आता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड का होता है। डीसी टू एसी कन्वर्ट कौन करता है, इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर क्या करता है, जो हमारा डीसी होता है, जो बैटरी से जो डीसी आता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके एसी फॉर्म में आ जाता है हमारे घर में। क्यों? क्योंकि एसी ही हम लोग का डिज़ायर होता है। जो भी चार्जर सब होते हैं वो सबको क्या है, चार्जर बोलते हैं। ये बहुत सारा अप्लायंस है जो डीसी के लिए डिज़ाइन होता है, जैसे फ़ैन हो गया, ये सब डीसी पे ऑपरेट करता है। अभी एसी पे ऑपरेट करता है। जो भी फ़ैन है वो क्या है, एसी ऑपरेटेड है। अब जिसको यदि डीसी चाहिए उसको क्या करना है, आपको एडेप्टर लगा देना है जो कन्वर्ट कर दे एसी टू डीसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये डीसी एसी क्या है। और ये जो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो चैप्टर डीसी एनालिसिस जो करेंगे, डीसी सर्किट, वो डायरेक्ट करंट के बारे में ही देखेंगे। मीन्स डायरेक्ट करंट का ही देंगे, क्या क्या सोर्स है वो सब डिस्कस करेंगे इनकमिंग सेशन, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का बारे में समझ गए आप क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बता दिए हैं, पावर के बारे में बता दिया। अब देखिए, अब एक चीज़ है, अब रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इस दोनों में रिलेशन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या होता है, अ चार्ज क्यू कूलम एज इट मूव्स, जब भी ये मूव्स करेगा, मूव्स थ्रू वोल्टेज भी वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट, फ्रॉम निगेटिव साइन टू प्लस साइन, इट एक्वायर्स एनर्जी। ये क्या करेगा, एक्वायर्स एनर्जी। जब भी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम निगेटिव साइन टू पॉजिटिव साइन में मूव करेगा, तो वो क्या होगा, वो एक्वायर करेगा, क्या एक्वायर करेगा, एनर्जी एक्वायर करेगा। सो W जो है हमारा एनर्जी, मान लीजिए एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया आपको, वोल्टेज इनटू चार्ज, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया, यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया, ठीक है। अब देखिए, एज चार्ज मूव्स आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, चार्ज मूव्स आउट ऑफ एज
charge moves out of positive terminal, it carries or delivers the energy to the circuit। मतलब अगर मान लीजिए कोई सोर्स है, मान लीजिए इस टाइप से हम लोग डिनोट कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स को, अगर ये प्लस टर्मिनल है, इधर माइनस हो गया, प्लस से अगर निकल रहा है करंट, ठीक है, प्लस से अगर मूव कर रहा है करंट, तो ये क्या करेगा, एनर्जी आपको डिलीवर करेगा, ठीक है, ये सोर्स। अगर उल्टा होगा, इसमें माइनस से ही डिलीवर होगा, इधर से माइनस से, तो ये क्या होगा, ये माइनस से निकलेगा, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। माइनस से निकल रहा है मतलब पॉजिटिव से अंदर जा रहा है, तो मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर, अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, रेट ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी डिलीवर करने का जो रेट हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा dW/dt, एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V × dQ/dt। अब बताइए ये तो एक्चुअली क्या होगा, dVQ/dt, लेकिन V को हम लोग ने कांस्टेंट माना। क्यों कांस्टेंट माना, क्योंकि V को हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, कांस्टेंट, ठीक है। V क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट माने हैं, कांस्टेंट हो गया। DC के लिए भी क्या होता है, DC अगर पावर ले रहे हैं तो इसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होगा, मीन्स 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग V × dQ/dt लिख दिए हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, पावर को यहाँ पर V हो गया, और dQ/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I मीन्स करंट। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और पावर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज पावर को क्या लिख सकते हैं, एवरेज पावर को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल p dt, और इंटीग्रेट कर सकते हैं इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। यहाँ से देखिए इनिशियल टाइम 0 लिया है, और प्रीवियस केस में t0 भी ले सकते हैं, जहाँ से भी हो वो इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन p क्या हो गया, V × I यहाँ से, और ये 0 से t इंटीग्रेट कर देना। V आपका क्या हो जाएगा, DC के लिए V क्या होगा, DC के लिए आपको 4DC क्या होगा, DC के लिए हम लोग ने क्या एज्यूम करेंगे बताइए, DC के लिए हम लोग को वोल्टेज क्या आता है, कांस्टेंट। सो 1/t V बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और ये क्या हो जाएगा, V/t इंटीग्रेशन ऑफ I dt, 0 से टाइम पीरियड t तक, ठीक है। और मान लीजिए 0 से t I tt है, मान लीजिए ये भी क्या होगा, DC के लिए ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा ना। सो इसको हम लोग सिंपल V × I लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर, एवरेज पावर इन DC क्या हो गया, एवरेज पावर इन DC V × I डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया एनर्जी एंड पावर में कंपैरिजन। नाउ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट क्या कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है वो कंसेप्ट है, सुपरपोजिशन एंड होमोजीनिटी। So what is principle of superposition? देखिए सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी जो भी ये सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लीनियर आपको प्रूव करना है कि ये लीनियर है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी दोनों प्रूव कर देना है, सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, एन एलिमेंट, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो,
एलिमेंट हो गया मतलब आर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर आरएलसी, और सर्किट, और क्या है सर्किट, कोई भी एक सर्किट हो, ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, principle of superposition if the net effect of the sum of the causes equals the sum of their individual effects. Sum of their individual effects means principle of superposition क्या है, an element or circuit obeys the principle of superposition if the net effect of sum of causes. मान लीजिए कोई एक सर्किट है, कोई भी जो भी उसका कॉजेज होगा उसका अगर नेट इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द कॉजेज इक्वल्स द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट. मान लीजिए दो उसका कॉजेज है, मान लीजिए मीन्स क्या है, अगर x इनपुट दे रहे हैं, x1 इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट y1 आ रहा है. अगर x2 इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, y2 आ रहा है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, नेट इफेक्ट ऑफ देयर सम ऑफ काउजेज. सम ऑफ द काउजेज क्या है, x1 प्लस x2 अगर आप इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, y1 प्लस y2 आना चाहिए. ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है. ठीक है, समझ गए ना. इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट आउटपुट ये वाला बात हो गया. मान लीजिए इनपुट आउट को सिंपल बोलते हैं, कोई भी एक सर्किट है, मान लीजिए इस टाइप से वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इस टाइप से कनेक्टेड है. ठीक है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज दे रहा है. तो मान लीजिए इनपुट हो गया, मान लीजिए वोल्टेज, तो इसको x कर दीजिए और इसको आप y कर दीजिए. ठीक है, करंट, और ये रेजिस्टेंस R का कुछ वैल्यू होता है. अब मान लीजिए आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो, वोल्टेज क्या चेंज कर रहे हो, पहले x1 दे दिए तो उससे जो करंट आया वो y1 हो गया. अगर आप फिर से दूसरा वोल्टेज दिए हो तो x2 हो गया, तो उससे जो करंट आएगा वो y2 हो जाएगा. मीन्स इफेक्ट, ये चेंज कर रहे हो तो ये इफेक्ट हो रहा है. इफेक्ट क्या, करंट, कॉज क्या हो गया, वोल्टेज. तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया. ठीक है, अब क्या है, अब देखिए y क्या हो गया, y आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सब रिलेटेड है, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया. नाउ अब देखिए, इफ द काउज बी scaled by a factor alpha, then the functional relationship obeys homogeneity. Means homogeneity, functional obeys the homogeneity if and only if f of alpha x इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स या फिर अल्फ़ा इंटू वाई हो जाएगा. मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आप इनपुट में क्या कर दिए, उसको किसी मल्टीपल टाइम से चेंज कर दिए. मीन्स अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, 2 मान लीजिए, पहले x था, अब क्या 2x कर दिए. तो जो आपका जो मीन्स उस इनपुट के लिए अल्फ़ा एक्स के कारण क्या जो आउटपुट आएगा वो अल्फ़ा टाइम्स हो जाना चाहिए, अल्फ़ा इंटू वाई. ये क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होमोजेनिटी होता है. मीन्स जो भी आप इनपुट में चेंज करोगे वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. ठीक है, जो भी फैक्टर आपका इनपुट में है, इनपुट में चेंज किए हैं, वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो वो क्या हो जाएगा, वो होमोजेनिटी हो जाएगा. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर होमोजेनिटी. नाउ अब देखिए, अब हम लोग कंसिडर करेंगे क्या होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन दोनों एक साथ, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी दोनों एक साथ सेटिस्फाई कैसे करेगा, उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा. फॉर दिस वी नीड टू प्रूव अल्फ़ा 1 x1
प्लस अल्फ़ा 2 x2 इक्वल टू अल्फ़ा 1 y1 प्लस अल्फ़ा 2 y2। अगर इस टाइप का हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनपुट में आपने अल्फ़ा 1 x1 कर दिया और सेकेंड जो इनपुट है अल्फ़ा 2 x2 कर दिया और दोनों का सम जो है इनपुट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आउटपुट में उतना ही फैक्टर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा बोथ। सेटिस्फाई बोथ मतलब क्या हो गया, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो भी इक्वेशन है या फिर जो भी पैरामीटर्स है या फिर जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, अ फंक्शनल रिलेशनशिप इज सेड टू बी अ लीनियर इफ़ इट ओबेज बोथ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये समझे, तो ये इस सर्किट में अगर लीनियर, कोई भी सर्किट में अगर सिर्फ लीनियर एलिमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है। जैसे x² है, जैसे क्या है x², इसको आपको डिराइव करना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो मान लीजिए इनपुट है, इनपुट क्या हो गया x, फॉर इनपुट हो गया x, इसको मान लीजिए y आपका y क्या हो गया इनपुट, आउटपुट x क्या होगा इनपुट, और y जो है किस पे डिपेंड है, इनपुट का स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट तो हो गया आपको, ये मान लीजिए इनपुट आपने क्या कर दिया चेंज, इनपुट क्या कर दिया आपने चेंज, क्या इनपुट दे दिया k इंटू x इनपुट दे दिया। तो इसके कारण जो आउटपुट आएगा दैट इज y', वो क्या आ जाएगा बताइए, k² इंटू x, ये सही है ना। सिंपल यहाँ पर क्या कर दिए, x है उसको क्या कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि x का होल स्क्वायर, तो x तो k क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और x क्या होगा, x का क्या भी, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, ये समझ में आया ना कैसे हुआ, ये ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को क्या देखना है, अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो हमारा x² है वो क्या है, y है। x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, तो ये क्या हो गया k² इंटू y। लेकिन होमोजेनिटी हम लोग का क्या बोला गया है, होमोजेनिटी यही बोला, होमोजेनिटी हम लोग को थ्योरम में बोला गया है। होमोजेनिटी थ्योरम क्या है, y अगर इनपुट अगर k इंटू x कर रहे हैं तो आउटपुट भी आपका क्या होना चाहिए, k इंटू y ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर k इंटू y आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, ये दोनों सेम है नहीं है, इसलिए होमोजेनिटी फॉलो नहीं करेगा। होमोजेनिटी अगर फॉलो नहीं करेगा तो मतलब नॉन लीनियर हो गया, ये नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, दोनों होमोजेनिटी भी फॉलो करना है, सुपरपोजिशन है भी, नहीं तो आप इसमें ये वाला इक्वेशन को यूज कर लीजिए तो डायरेक्ट हो गया, ये होमोजेनिटी का हो गया। अब हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन का फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए क्या करना है बताइए, y', मान लीजिए y', इक्वल टू y1 प्लस y2 मान लीजिए। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बताइए, x1 का स्क्वायर t प्लस x2 का स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, ये हो जाएगा y', क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और y', मीन्स 4 गो डैश t इक्वल टू, आप एज्यूम कर लो 4 गो डैश एज्यूम कर लो, क्या मान लो k इंटू y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंडू कीजिए इसको, ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इनपुट मान लो आप चेंज कर दिए x1 प्लस x2, ये अगर आप इनपुट कर दिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये सुपरपोजिशन में क्या होगा, इनपुट का सम अगर है
तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, ये इस फॉर्म में आना चाहिए। मतलब आपने क्या किया, इनपुट में ये दोनों सम कर दिए, लेकिन आउटपुट में तो सेम रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा, मीन्स सुपरपोजिशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में मीन्स एग्जाम्पल के लिए आप एक क्वेश्चन नोट कर लो, आप इसको प्रैक्टिस करना है। y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 10 है, ये होमोजीनियस है या सुपरपोजिशन है, ये आपको निकालना है और हेंस प्रूव किया ये लीनियर है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रहा, मीन्स इंट्रोडक्टरी क्लास था आज के लिए। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आइडियल सर्किट एलिमेंट एंड सो ऑन वी विल डिस्कस। थैंक यू।